Good morning, students. Welcome back to our online classes. In the last class, we have discussed about the lesson diversity and discrimination. In that particular lesson, we have discussed how these diversities create different views in the form of prejudice and stereotype, and how these stereotypes and prejudices create discrimination. अब पिछली क्लास में हमने कंटिन्यू किया था लेसन कौन सा, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ किस प्रकार की डाइवर्सिटी रिलीजन की है, रीजन की है, कस्ट्यूम्स की हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स की हैं, हमारी कल्चर की हैं। तो हमने देखा था हमारे देश में कितनी सारी विभिन्नताएं हैं, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म अपनाते हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, और ये सारी चीजें इतनी सारी डाइवर्सिटीज के बाद एक डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, when we feel us superior than others or try to feel others inferior who are not like us। तो प्रॉब्लम कहाँ की, डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब हम अपने आप को चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर ये माने कि हम सुपीरियर हैं, और जो हमारे जैसे नहीं है वो कौन से हैं, वो हमारे से इंफीरियर हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तब हम करते हैं, और इसके लिए हमने दो वर्ड पढ़े थे, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। प्रेजुडिस टू जज एनीथिंग नेगेटिव, किसी भी चीज को जो कि हमारे जैसे नहीं उसको नेगेटिवली हम जज करें, कि हमें माने नकारात्मक तौर पर पहले ही सोचना शुरू कर दें, धर्म अच्छा नहीं होता, ये भाषा अच्छी नहीं होती। इसका भी एग्जाम्पल हमने भाषा के तौर पर पढ़ा था इंग्लिश का। फिर स्टीरियोटाइप क्या होती है, पार्टिकुलर ग्रुप के बारे में एक इमेज बना लेना कि एक ग्रुप है उसमें कि ये पार्टिकुलर ग्रुप, ये बॉयज ऐसे होते हैं, गर्ल्स ऐसी होती हैं, पूरा समूह एक जैसा मान ले। वी डोंट फोकस ऑन इंडिविजुअल क्वालिटी, एक बच्चे के ऊपर कि एक बच्चा कैसा, उस पर ध्यान न देने की बजाय पूरे ग्रुप के बारे में बात करें कि ग्रुप ऐसा है, वो थी स्टीरियोटाइप। अब उसके बाद हमने पढ़ा था और महत्वपूर्ण जो हमारे कारण था वो इनइक्वालिटीज, कुछ समाज में असमानताएं हैं, जैसे अमीर गरीब की है। फिर भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जाति की है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। जाति में हमने जातियों को इस प्रकार विभाजित किया, जातियां अच्छी हैं, ये सबसे सुपीरियर हैं, बाकी उससे नीचे हैं, और उस जातियों के अनुसार ही जो अपर कास्ट अपने आप को मानते थे वो क्या करते, लोअर कास्ट से भेदभाव करते, उनको एक कॉमन ट्यूबवेल से पानी न लेने देना, गांव के किसी पार्टिकुलर एरिया में न जाने देना, पार्टिकुलर जॉब्स करने से रोक देना। तो ये हमारा क्या था, डिस्क्रिमिनेशन जाति के नाम पर होता था। फिर ऐसा ही एक जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन था, उसका एक एग्जांपल कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसका ही एक एग्जांपल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, जो हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं, जिसका की पूरी ड्राफ्टिंग उन्होंने की थी। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी आल्सो, कि संविधान भारत का कैसा होगा, क्या क्या चीजें उसमें शामिल की जाएंगी, वो ड्राफ्ट करने का काम भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। उनके साथ भी कास्ट बेस्ड हमारे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, उन्होंने उसके बारे में बताया अपने बुक में। उन्होंने इसके बारे में जो वर्णन किया वो एक छोटी सी कहानी आपकी बुक में भी दे रखी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और 1956 में उनका देहांत हो गया। तो 1891 में उनका जन्म होने के बाद उन्होंने जो पहली घटना अपने साथ बताई, जो भेदभाव हुआ जाति के नाम पर, वो कब हुआ उनके साथ, 1901 में, यानी ही वाज जस्ट ऑफ 10 इयर्स ओल्ड, जब वो केवल 10 साल के थे, तो उन्होंने महसूस किया पहली बार जातिगत भेदभाव। किस प्रकार, वो एक नोबल फैमिली से थे, हालांकि लोअर कास्ट जरूर थे लेकिन अच्छे परिवार से थे, तो वो शहर में रहते थे। When he returned from there to meet his father, जब वो शहर से अपने पिताजी से मिलने के लिए गांव आए, कोरेगांव, ये गांव का नाम था, ये महाराष्ट्र में है, तो वहां जब वो स्टेशन के ऊपर उतरे तो उनके साथ उनके भाई थे। स्टेशन पर उतरने के बाद वो काफी देर तक वेट करते रहे, स्टेशन मास्टर बाहर आया। ही आस्क्ड देम फॉर टिकट्स, कि आपके पास टिकट है, तो उन्होंने अपनी टिकट दिखाई, तो स्टेशन मास्टर से संतुष्ट हुआ कि हाँ टिकट। तो फिर उन्होंने स्टेशन मास्टर ने पूछा फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, तो उन्होंने पूछा फिर आप वेट किस चीज का कर रहे हो यहाँ खड़े होके, तो उन्होंने बताया कि हम वेट कर रहे हैं, न तो मेरे पिताजी को आना था वो आ पाए, नहीं उन्होंने किसी को भेजा हमें लेने के लिए, तो वी आर वेटिंग फॉर देम, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो उसके बाद स्टेशन मास्टर वहां से चला गया।
कुछ देर के बाद वो वापस आया, जब उन बच्चों को वहीं खड़े हुए देखा तो दे वर वेल ड्रेस्ड, कपड़े अच्छे पहन रखे थे क्योंकि फाइनेंशियली दे वर साउंड। तो कपड़े अच्छे पहने थे, उसे स्टेशन मास्टर ने अंदाजा लगा कि अच्छे परिवार से हैं। उन्होंने ऐसे ही वापस उनसे पूछा कि अभी तक कोई नहीं आया तो आप किस प्रकार जाएंगे। फिर उनसे ऐसे पूछ लिया कि हु आर यू, तो आप हैं कौन। तो भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि हेजिटेशन थी नहीं, शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने, शिक्षा के अनुसार उन्होंने अचानक से जवाब दिया वी आर महार। महार महाराष्ट्र में एक लोअर कास्ट है। और जैसे ही स्टेशन मास्टर ने वर्ड सुना, उसके दिमाग में उसकी ड्रेसिंग सेंस से ये लग रहा था कि दे आर ब्राह्मण्स, ये तो अच्छे परिवार से हैं, जरूर ब्राह्मण रहे होंगे। जैसे ही महार वर्ड सुना तो स्टेशन मास्टर स्तब्ध रह गया और वापिस अपने रूम में चला गया, उनकी बिना कोई हेल्प किए। कुछ समय के बाद फिर वेट करने के बाद वो वापिस आया तो स्टेशन मास्टर ने हालांकि अपनी जिम्मेवारी क्योंकि पढ़ा लिखा था, दोबारा आने के बाद वापिस बात की कि अंधेरा होने वाला, आप जाओगे कहाँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए अगर कोई व्यवस्था हो जाए, अगर कोई कार्ड ब्लॉक कार्ड यहाँ से चलते हैं वो हमें ले जाए कोई गांव तक, हमें अंदाजा नहीं यहाँ से कितना दूर है स्टेशन से, अगर नजदीक है तो पैदल चले जाएंगे, नहीं तो कोई अगर ये ब्लॉक कार्ड हमें कर दे, हम उसका किराया पे करने को तैयार हैं, हम चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ब्लॉक कार्ड के लिए बाहर गए, उन्होंने फिर वापिस, तो स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन था हु आर यू, तो सेम क्वेश्चन वहां भी हुआ। जब उन्होंने अपनी जाति बताई तो सब ने ले जाने से मना कर दिया, और किस लिए कि हम अपवित्र हो जाएंगे और समाज में हो सकता है हमारे साथ भी घृणा का व्यवहार हो। तो उन ब्लॉक कार्ड वालों, जब इन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू पे यू डबल, कि हम आपको डबल पैसा देंगे, बाकी का जो किराया लेते उसे डबल दे देंगे, फिर भी उन्होंने ले जाने से मना कर दिया। तो उनका पहला अनुभव था कि इस प्रकार जाति के नाम पर ऐसा भेदभाव। तो ये उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर किया था कि किस प्रकार भारत में जाति व्यवस्था थी, कितनी सारी परेशानियां आती। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए भी, अपनी कास्ट के लोगों को भी समझाया कि आप शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे गवर्नमेंट जॉब में जाएं, ताकि हमारी समस्याएं तभी सुलझेंगी जब हम कहीं ना कहीं डिसीजन लेने वालों में होंगे। यानी हम कहीं ना कहीं डिसीजन फॉलो करते रहे तो हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी, हमें उस लेवल पर पहुंचना है कि हम डिसीजन मेकर बने, तभी हमारी हालत सुधर सकती है। और उसके लिए उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, अपने लोगों को समझाया भी। और इस प्रकार की घटनाएं, मंदिरों में न जाना, ये बहुत सारी घटनाएं होती है, केवल उनका एक एक्सपीरियंस था। तो ये तो था भीमराव अंबेडकर के साथ जो हुआ। लेकिन आप उसके बाद जानते हैं स्थिति क्या रही। भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिनको कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। उसके बाद जब हमारी न्यू गवर्नमेंट बनी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हमारी नई सरकार बनी, उनमें उनको कौन सा पद मिला था? ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले कानून मंत्री भी बने वो। तो केवल किसका परिणाम था? इफ ही आल्सो रिलाई ऑन द कास्ट सिस्टम लाइक अदर्स, अगर वो भी जाति व्यवस्था पर बाकी की तरह विश्वास करते कि हम तो पैदा ही केवल शोषण के लिए हुए, तो शायद उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने किस पर विश्वास किया? अपनी क्वालिटी पर, अपनी काबिलियत के ऊपर शिक्षा ग्रहण की और इस लेवल पर पहुंचे। और उन्होंने उसके बाद जब संविधान बनाया गया तो ऐसी व्यवस्थाएं की कि इस प्रकार का भेदभाव किसी और के साथ न हो। तो ये था भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल। अब हमारे यहाँ स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी, स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी, प्रयास करना समानता के लिए। ऐसा नहीं है कास्ट बेस्ड हमारे यहाँ असमानताएं रही। अब उसके बाद असमानताएं और भी थी, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए गए। तो असमानताएं किस प्रकार की हैं? दलित, व्हाट वी कॉल लोअर कास्ट, जो एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा, ये परेशानियां थी, चाहते थे उसका उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं हो। उसके बाद दूसरा वुमेन, उनको न तो शिक्षा में, एजुकेशन की फील्ड की बात करें तो भी पुरुषों के बराबर मौके नहीं मिलते थे, न जॉब के लिए उनको बाहर जाने दिया जाता था, एक बहुत कम उम्र में उनकी शादियां कर जाते, उनके साथ इस प्रकार की स्त्री प्रथा वगैरह का व्यवहार होता, तो वो भी चाहते थे उनको भी समानता का व्यवहार मिले। देन ऑफ ट्राइबल्स, जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको वहां से निकाल दिया जाता है, वैसी फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो भी चाहते थे उनके साथ समानता का व्यवहार हो। पीजेंट्स और फार्मर्स, ये किसान ये क्या चाहते थे कि इनके साथ समानता का व्यवहार, कि जो हमारे यहाँ लैंड ओनर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, वो उनको किराए पर जमीन देते, हाई टैक्सेस और हाई रेवेन्यू वसूलते उनसे, तो वो चाहते थे उनको भी उससे आजादी मिले, खुद की जमीन हो, बराबर का अधिकार मिले उस जमीन के ऊपर, जिसको खेती करते हैं।
तो ये सारे क्या थे हमारे यहाँ स्ट्राइविंग, ये सारे प्रयास किसके लिए करते हैं? इक्वलिटी के लिए। सबकी कोशिश थी कि उनको भी समानता का अधिकार मिले। अब ये समानता का अधिकार हमारे यहाँ आजादी के बाद किस प्रकार मिला, ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और बट वी थिंक दैट कि वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लेसन इज लेफ्ट, कैन वी कंटिन्यू टुडे? हालांकि बहुत कम हिस्सा बचा है कल करने की बजाय। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो टुमारो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद क्वेश्चन आंसर्स, ताकि हम कल क्वेश्चन आंसर प्रोसीड करें। तो लेट्स कंटिन्यू। चलो हम इसको कंटिन्यू ही कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ जो असमानताएं थी उनको जब आजादी के उपरांत, आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, किस प्रकार उनको रिजोल्व किया गया, किस प्रकार उनको हमारे यहाँ सेटल डाउन, सुलझाने का प्रयास किया गया। लेट्स कंटिन्यू। अब इसमें क्या था, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या था, लोअर कास्ट के साथ भेदभाव होता, उसको क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी, अछूत, अपवित्र मानते, उसको छूना भी पाप मानते थे। तो उसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई, अनटचेबिलिटी वाज डिक्लेयर्ड एन इलीगल ऑफेंस, गैर कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया कि कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है। और इसमें आपकी बुक में अगर मेंशन नहीं है, लेकिन ये कौन से आर्टिकल के तहत किया गया? आर्टिकल 17। संविधान में आर्टिकल 17 में लिखा गया कि अगर कोई किसी के साथ जाति के नाम पर, बड़े या छोटे, अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम पर इस प्रकार का व्यवहार करता है डिसेबिलिटी का, तो उसको कानूनी तौर पर सजा मिलेगी। आर्टिकल 17 में ऐसा मेंशन किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में इक्वलिटी प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ने प्रयास किए, सबको बराबर के जॉब देने के लिए और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया, ताकि लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो बाकी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनसे पीछे न रहे। और तीसरा, जैसा हमारे कास्ट सिस्टम में क्या था कि इफ अवर पेरेंट्स वर डूइंग एनी पार्टिकुलर जॉब देन वी आर सपोज्ड टू डू द वेरी सेम वर्क। अगर हमारे पेरेंट्स कोई काम करते थे तो हमें भी वही काम करना होता था, आइदर कारपेंटर और बार्बर और वट एवर जॉब दे वर डूइंग, फार्मिंग, तो जो काम करते थे वही काम आगे जनरेशन कर। लेकिन अब इस पर किस पर, संविधान के अंतर्गत इस पर रोक लगा दी गई। वी कैन नॉट डू एनी वर्क, हमारी इच्छा से, हमारी काबिलियत के अनुसार हम कोई भी काम कर सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप अस। ये हमारे संविधान में आजादी के बाद व्यवस्था की गई। अब उसके बाद संविधान में एक और डाइवर्सिटी इज देयर इन इंडिया, हमारे यहाँ विभिन्नताएं बहुत हैं, उसी में से डाइवर्सिटी लैंग्वेज की, जिसमें अगर आज हमारे संविधान की बात है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर देयर, 22 भाषाएं तो संविधान में अनुसूचित हैं। उसके अलावा मोर देन 3000 डायलेक्ट्स आर देयर, 3000 के करीब भारत में बोलियां बोली जाती हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की, हर 15-20 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा की सेंस बदल जाती है। तो उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखने के लिए, उस संस्कृति को मेंटेन करने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई। कल्चर एंड एजुकेशन राइट दिया गया कि किसी को भी अपनी भाषा को छोड़ने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तो और किसी भी विशेष भाषा को अलग से कोई विशेष दर्जा नहीं दे सकते। इसलिए हमने नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों, और स्टेट को इसके लिए छूट दी गई है। जिस स्टेट की अपनी खुद की शेड्यूल्ड लैंग्वेज है 22 भाषाओं में, तो उस भाषा में अपना ऑफिशियल वर्क वो कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन, हमने भारत में हर धर्म को बराबर माना है। हर धर्म को बराबर मानने का मतलब गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग रिलेशन टू ए पार्टिकुलर रिलीजन, सरकार किसी विशेष धर्म को कोई छूट नहीं दे सकती। एंड कांट फोर्स एनीवन ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन टू डू एनी वर्क, किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर कोई पार्टिकुलर वर्क करने से रोकना या काम करने के लिए नहीं बोला जा सकता। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर क्या होता है? धर्म निरपेक्ष, वेयर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, जहां भारत में सभी धर्म समान हैं। ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई और अलग एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया। अब उसके बाद ये सारी इक्वलिटी किससे पॉसिबल है? ऑल दीज इक्वलिटी इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रगल्स। अगर हम ये बैठे कि घर पर बैठे हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, हम जो सब ये करते हैं कि हमें चीजें मिलनी चाहिए वो अपने आप हो जाएंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। आज भी हम देखते हैं समाज में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, गांव में बहुत सारी इनइक्वलिटीज हैं, सारी ये असमानताएं हैं। तो ये सारी इनइक्वलिटीज हैं, ये कब पॉसिबल है इनको मिटाना? व्हेन वी आर गोइंग टू डू स्ट्रगल्स, जब हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे,
देन ओनली इट इज पॉसिबल, उसके बाद ही ये संभव है कि हमारे ये जो समानता का हमारा विचार है, हम समानता प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाओं को बराबर के अवसर मिले, जो दलित हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, ट्राइबल्स हैं उनकी लैंड जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सीज की जा रही है उनको उनका कंपनसेशन मिले, या किसान हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले। तो सारी कब पॉसिबल है? व्हेन दे आर डूइंग स्ट्रगल्स, जब वो संघर्ष करेंगे तभी पॉसिबल है। सो इन द नेक्स्ट क्लास we are going to continue with the new topic and I will provide you the question answers in PDF format. Thank you and have a nice day.